नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अब हम उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराएंगे आपको। उसमें क्या करना है कि हम जो जितने भी साल के पेपर हैं उसको सॉल्व कराएंगे और साथ में चैप्टर वाइज रिवीजन भी करा देंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से फार्मूले कैसे तैयार करने हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो पूरा पेपर का पैटर्न कैसे होता है, कितना क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कितने कितने नंबर के होते हैं और साथ में माइनस मार्किंग होता है कि नहीं, आपका पेपर कितने घंटे का होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस वीडियो में। वीडियो को आज आखिरी तक देखिएगा और साथ में पेपर भी सॉल्व करेंगे। काफ़ी अब जो है अब एग्ज़ाम दे चुके हैं, 29 तारीख को आप सभी का आखिरी पेपर था, तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट ले चुके हैं, लेकिन इतना रेस्ट ना ले कि आपका एक साल बर्बाद हो जाए, क्योंकि आपको इसके बाद जो है किसी न किसी जो है विश्वविद्यालय या आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि मेरा एक साल बर्बाद ना हो तो आप अभी से लग जाएंगे तो एक दो महीने अभी अभी आप जो पढ़े हैं ट्वेल्थ और टेंथ का वही सब कुछ आता है। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में दोस्तों आपका टेंथ और बहुत थोड़ा बहुत पोर्शन जो है 11th का आता है, मैक्सिमम जो है आपका टेंथ का ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपका जो टोटल क्वेश्चन आपका पेपर में होता है दोस्तों 100 नंबर होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में आपका जो है 50 क्वेश्चन मैथ का हो जाता है, 50 क्वेश्चन मैथ हो जाता है, 25 क्वेश्चन जो है ना 25 क्वेश्चन फिजिक्स और यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का हो जाता था। ये आपका जो है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका मैथमेटिक्स का है। ठीक है, आपका प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है 4 नंबर का होता है और इस तरह से हो गया 100 गुणते 4 400 नंबर का, ये हो गया 400 नंबर का पेपर टोटल आपका जो है। और सबसे बड़ी बात ये है कि माइनस मार्किंग होता है कि नहीं, तो भैया माइनस मार्किंग होता है और वो होता है 1/4। अब देखिए बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 1/4 का मतलब क्या होता है। 1/4 का मतलब होता है कि कोई क्वेश्चन आज जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन आपने सही किया है तो 4 नंबर मिल गया, अगला क्वेश्चन अगर आप गलत कर दिए तो पिछले क्वेश्चन में जितना नंबर पाए उसका 1/4 कट जाएगा, यानी कि आपको 1 नंबर कटेगा। कुल मिला के हम ये कहें कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, जो पिछले क्वेश्चन में आप सही, यानी कि 4 नंबर पाए हैं पिछला क्वेश्चन सही करके, तो वहाँ से 1 नंबर कट जाएगा, 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपका टोटल जो पेपर होगा 3 घंटे का होगा और पेपर आपका जो है 26/4/2020 को है दोस्तों। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मार्च और अप्रैल में 26 है तो उधर 26 दिन और इधर जो है आपका जो भी 20-25 दिन है, तो हम ले दे के आपका जो है 2 महीने से भी कम है। तो अगर आप क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाते हैं और साथ में कॉन्सेप्ट सीख के जाते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर कर सकते हैं। अगर 400 में से दोस्तों अगर अगर आप 200 से ऊपर या 200 के आसपास भी नंबर ला देते हैं तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा, जिसमें कि आपको बहुत कम खर्च में आप जो है पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर पाएंगे। और साथ में ये जो है आपको 10th क्लास के बच्चे और साथ में 12th क्लास के बच्चे दोनों कोई भी कर सकता है। अगर 12th क्लास के बच्चे हैं तो ये डायरेक्ट जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक ना, ये सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। और 10th क्लास के बच्चे हैं तो वो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर से, यानी कि 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ये डिप्लोमा का कोर्स होता है, काफ़ी चर्चित इस समय चल रहा है, क्योंकि आजकल जो है जेई जो बन रहे हैं जूनियर इंजीनियर हमारे रेलवे में, साथ में जो है कई चीज़ों में आपका जो है भर्ती हो सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, इस सारा चीज़ें था कि कैसे कैसे क्या करना है। पहला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। देखिए पेपर 2018 का है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो ये आप मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। किसी भी बुक पे जाएंगे, बुक स्टॉल पे जाएंगे तो बोल देंगे भैया हमको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र दे दीजिए। अगर सॉल्व मांगे तो सॉल्व, या सिर्फ कभी कभी प्रश्न पत्र ही मिलते हैं तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहला जो है गणित है। अगर गणित में भी अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये गणित का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, 200 नंबर तो आपको गणित है। तो गणित जो आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, एक समुच्चय वंत ए दिया है, एक समुच्चय बी दिया है, एक समुच्चय सी दिया है। तो हमें बताना है कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन का मान क्या होगा। तो ये होगा 8-10, ये आपको आंसर दिया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसको कैसे किया जाएगा देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है A B C। इसमें सबसे पहले जो हमें बताना है इसका मान, तो पहले आप निकाल लीजिए B इंटरसेक्शन B।
देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बताइए बी इंटरसेक्शन सी की होता क्या है दोस्तों, दो सेट यानी कि बी और सी जो दिया है, समुच्चय दिए हैं, उनका हम क्या करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों ही बी और सी में जो एलिमेंट कॉमन है वो चीज़ लिखना है। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है, 6, और यहाँ पे 8, और ये हो जाएगा दोस्तों 10। यानी कि बी और सी में 1 2 3 ये सब नहीं आएंगे, क्योंकि 1 2 3 सी में तो है लेकिन आपका बी में नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों ही समुच्चय में जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों समुच्चयों में जो अवयव उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉमन, कॉमन का मतलब दोनों में होना, ठीक है। तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन। अब जो है इसका इंटरसेक्शन लेना है आपका ए के साथ। देखिए यहाँ पे बी इंटरसेक्शन निकल गया, तो इसको आप एक अलग सेट समझिए, इसको मान लीजिए पूरा कैपिटल एक्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको लेना है ए इंटरसेक्शन कैपिटल एक्स। तो ए हमारा क्या है 1 3 9 10 21, और x क्या है 4 6 8 10। तो दोनों में ही क्या कॉमन है दोस्तों, एक तो पहले 10 निकल रहा है, यहाँ पे 10 लिख लीजिए, ठीक ना। इसमें जो है यहाँ पे आपने 10 लिख दिया, 8 है क्या, इसमें 8 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 8 भी नहीं है, दोनों में 8 नहीं है जो उभयनिष्ठ होंगे। यहाँ पे क्या बचा 6 है क्या, इसमें भी नहीं है 6, 4 है क्या, 4 नहीं है, तो इसमें आपको ले दे के केवल 10 आएगा। तो जो हो गया ए इंटरसेक्शन एक्स, कुल मिला के आपका इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों 10, यानी कि ये जो है एक ही अवयव है। और ए इंटरसेक्शन एक्स है क्या, एक्स है बी इंटरसेक्शन सी, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। बहुत आसान होता है ये जो है, मात्र एक मिनट में आप क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी यूनियन सी बताइए, ठीक है। तो बी यूनियन सी का मतलब होता है ये चीज़ भी पूछ सकता है, या यहाँ पे हो सकता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी पूछे, ये भी चीज़ है। तो आप जो है इससे मिलता जुलता भी आप क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए एकदम एक डिक्टो यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो अगर इससे मिलता जुलता पूछ रहा है तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको देखिए, इसमें इसमें क्या करते हैं बी यूनियन सी कैसे निकालते हैं। बी यूनियन सी होता क्या है कि बी यूनियन सी में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं वो तो लिखा ही जाता है, उसे एक बार लिखा जाता है, साथ में जो एलिमेंट कॉमन नहीं है उसे भी लिखा जाता है, और दोनों समुच्चय के। क्लियर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बी यूनियन सी आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, बी यूनियन, अगर आप, चलिए आपका आंसर हो गया है, आपका आंसर यहाँ पे आपका आ गया दूसरा ऑप्शन बी। क्लियर है, पहले का बी आंसर तो हो गया, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में और क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अगर बी यूनियन सी आपको निकालना है दोस्तों, तो क्या करते हैं कि आप ध्यान दीजिए, बी में हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 जो एलिमेंट कॉमन है, देखिए 4 6 8 10 तो कॉमन है, साथ में जो सी के बाकी एलिमेंट हैं अवयव हैं वो सारे आ जाएंगे। तो आपका बी यूनियन सी में आ जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो एलिमेंट कॉमन थे उसे एक बार लिखा गया है, जो एलिमेंट देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो ये नहीं कि 4 दो बार लिखेंगे, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। तो ये भले ही दो बार है तो इसमें लिखा जाएगा जो 4 है 6 है 8 है और 10 एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये हो गया यूनियन निकालना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद यूनियन निकल गया तो इसके बाद क्या निकालना है, ए के साथ इंटरसेक्शन, इसको आप पूरा कैपिटल एक्स मान लीजिए। अब हमें बताना है ए इंटरसेक्शन कैपिटल एक्स, यानी कि ए हमारा क्या है 1 3 9 10 21। देखिए ए में क्या है 1 1 है और एक्स में क्या है 1 है, तो यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में उभयनिष्ठ 1 हो गया। 3 इसमें भी है, ए में भी 3 है, चलिए यहाँ पे भी एक्स में भी 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है और ए में 10 भी है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो ये चीज़ आपका हो गया आंसर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आपको डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए कि दो समुच्चय का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यूनियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। कई चीज़ें अभी हम आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि लॉग बी सी बाई ए स्क्वायर प्लस लॉग ए सी बाई बी स्क्वायर प्लस लॉग ए बी अपान सी स्क्वायर का मान क्या होगा। सभी के लॉग का जो बेस है वो हमारा 10 है, 10 है, यानी कि 10 बेस पे लॉग है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता है। अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी बता दें, इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत आसान है। लॉग यहाँ पे अगर
x इंटू वाई इंटू जेड है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाता है लॉग, इसमें प्लस में हो जाता है लॉग x प्लस यहाँ पे हो जाता है लॉग y अब प्लस यहाँ पे हो जाता है लॉग z। क्लियर है। इसी तरह से अगर ये प्लस में है तो अब क्या हो जाएगा, ये इंटू में हो जाएगा। ये दोनों तरह से चलता है, इधर भी चलता है और अगर ये प्लस में है तो ये इंटू में भी हो जाता है। क्लियर है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लगेगा, क्योंकि बेस सबका सेम है तो ये आपका क्लियर हो जाएगा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपान में ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा ए सी अपान में बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए बी अपान में बी सी स्क्वायर। ठीक है। ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि तुरंत लग जाएं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, तो बहुत बड़े नहीं होते, बहुत टेक्निकल होते हैं, उसे कम समय में लगाना ही आपका काम है। ये बी से बी कटा, ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर से एक कटा और सी से यहाँ पे एक सी कट गया, तो ऊपर हमारा क्या आया, ऊपर दोस्तों एक ए बचा, यहाँ पे ए बी बचा और यहाँ पे क्या बचा सी। नीचे भी देखा जाए तो ए बी सी, ये हो गया ए बी सी, यहाँ पे जो आपका log 10 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है दोस्तों 1। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया log 1 टू द बेस 10 और log 1 का मान किसी भी बेस पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये किसी भी संख्या को किसी से डिवाइड करते हैं तो ये चीज़ 1 आता है। log 1 का मान किसी भी बेस पे, यहाँ पे 10 हो 9 हो कुछ भी हो, हमेशा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका मान क्या हो गया 0। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से लगाना है, कम समय में लग जाते हैं क्वेश्चन, उसको बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दूसरे का डी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपके पास ये बुक ले लीजिए, कहीं से भी मिल जाएगी, किसी भी प्रकाशन का। वैसे मैं प्रकाशन आपको बता दे रहा हूँ, अरिहंत है। ठीक है, अरिहंत का आप मांगेंगे तो मिल जाएगा। कह रहा है किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत जो है दोस्तों क्या है वो 62 है। ठीक है। तो पहली और छठी संख्या के योगफल के दोगुने का चौथाई भाग क्या होगा। गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। आपको 1 मिनट में लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्या क्या होती है दोस्तों, जो संख्या 2 से विभाजित हो, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्रमिक शब्द जुड़ गया। जैसे हम बात करें कि अगर हम आपको बता दें कि एक जो है पहली सम संख्या आपका 2 है, तो अगली सम संख्या क्या होगी, उसमें 2 + 2 आप ऐड करते जाएंगे ना, तो इसमें 2 + 2 + 2। कहने के बाद अगर आप पहली सम संख्या ले रहे हैं तो अगली जो सम संख्या होगी x + 2 होगी। ठीक ना। अगली हो जाएगी x + 4। इसी तरह से इसमें क्या होगा कि x + a 6 हो जाएगा। ठीक ना। अगर कोई भी अगर पहले हम बता दें कि अगर पहली सम संख्या 24 है तो अगली सम संख्या दोस्तों हो जाएगी 26, अगली सम संख्या हो जाएगी क्रमिक से यानी कि क्रम से 26, यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों 30। उसी तरह से इसमें बोल रहा है कि 7 जो है 7 क्रमिक सम संख्याओं का जो औसत है वो दोस्तों 62 है। औसत कैसे निकालते हैं, पूरी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या है। ठीक है। औसत किसी भी चीज़ का अगर औसत निकालना हो तो संख्याओं का योग बटा में कितनी संख्याएं वहाँ भाग दे देते हैं, वहाँ से औसत निकल जाता है। इनमें किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का देखिए, तो माना पहली क्रमिक जो है पहली संख्या, ध्यान दीजिए, पहली सम संख्या यहाँ पे पहली, यहाँ पे मान लेते हैं सम संख्या x है, तो पहली सम संख्या x है तो दोस्तों अगली क्या हो जाएगी x + 2, अगली क्या हो जाएगी x + 4, यहाँ पे x + 6, यहाँ पे x + 8, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन आपको समझना है इस तरह के क्वेश्चन 6, और यहाँ पे हो गया दोस्तों x + 12। ये 7 जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपकी 7 जो है सम संख्याएं जो कि क्रम से हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं 7 संख्याओं का जो औसत है दोस्तों वो क्या दिया है, क्वेश्चन में 62 दिया है। देखिए, तो 62 दिया है, तो औसत बराबर होता क्या है, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। औसत बराबर होता है दोस्तों संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो औसत हमें इसमें क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 62, और संख्याओं का योग क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों x + 2, इसी तरह से x + 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x + 6, x + 8, x + 10, और यहाँ पे हो जाएगा x + 12। ठीक है। यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या आपकी है 7। ठीक है। तो आप देखिए इसको सॉल्व कर देना है और x का मान निकाल देना है। ठीक है।
देखिए यहाँ पे x x x करके 7 बार है तो 7x हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 4 + 6 इसको जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। सिंपली से सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 7 दूना के 14 और 7 छक 42, 42 एक 43 हो जाएगा। 42 को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 7x। क्लियर है। 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 13, यहाँ पे हो जाएगा 9 और 4 में से एक यहाँ पे बचा 3, 392 यहाँ पे हो गया 7x। x का मान हो जाएगा दोस्तों 392 बटा में यहाँ पे 7, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 4 बचा 42 तो 7 छक 42, तो ये हो गया 52 यानी 56। तो पहली जो सम संख्या होगी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी 56, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी 58, यहाँ पे हो जाएगी 60, क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगी 62, 64, यहाँ पे हो जाएगी 66 और क्या हो जाएगी 68। तो यहाँ पे जो है ये आपको पहली सम संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी और क्या है 7वीं सम संख्याएं मिली जो कि क्रम से हैं। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है तो बताइए कि पहली और छठी संख्या की योगफल, पहली संख्या क्या है 56, क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाया है, और छठी संख्या क्या है 64, इसके योगफल यानी कि इसका योग आप करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10, 6 5 11, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 120, ठीक है। तो पहली और छठी संख्या की योगफल के दोगुने यानी कि इसका दोगुना करिए तो ये हो जाएगा 240, ठीक है। का चौथाई भाग यानी कि इसका हम चौथाई भाग करें, चौथाई भाग का मतलब होता है 1/4। अब पाएंगे कि 4 × 6 = 24, यहाँ पे आ जाएगा 60, ये चीज़ पूछ रहा था। यानी कि पहली और छठी संख्या के योगफल का दोगुना का 1/4 पूछ रहा था, क्या होगा, तो ये हो जाएगा 60। गजब क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। यहाँ पे आप जो है देखिए आंसर आपको तीसरे का पहला मिल गया, ठीक है। ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। इसमें क्या आता है कि इसमें ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसे बदल सकता है एग्जाम में, क्रमिक विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो वही चीज़ काम करना पड़ेगा फिर से। अगर पहली विषम, अगर दोस्तों हम कहें कि एक विषम संख्या 5 है तो अगली विषम संख्या अगर आपको प्राप्त करना है, क्रमिक मतलब क्रम से होना चाहिए, तो अगली विषम संख्या आपको मिलेगी 7, फिर अगली विषम संख्या 9, यहाँ पे 11। तो विषम संख्या में भी यही क्वेश्चन है, अगर पहली विषम संख्या आपको x है तो अगली विषम संख्या x + 2, फिर इसमें आप 2 जोड़ देंगे तो अगली विषम संख्या मिल जाएगी x + 4, यहाँ पे हो जाएगी x + 6। इस तरह से विषम संख्या के लिए भी ये क्या है चीज़ लागू होगा। अगर प्राकृतिक संख्या की बात करता है, प्राकृतिक प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या की बात बताइए, अगर या 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या की बात करें तो पहली प्राकृतिक संख्या अगर x मानते हैं तो अगली हो जाएगी दोस्तों x + 1, अगली हो जाएगी x + 2, अगर प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्योंकि अगर मान लीजिए पहली प्राकृतिक संख्या आप 2 लेते हैं तो अगली 3 हो जाएगी, अगली 4, अगली 5, अगली 6, कि अगली प्राकृतिक संख्या मिलने के लिए बस 1 जोड़ देना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन और भी एग्जाम में बदल सकता है, वो चीज़ क्या क्या संभावना है मैंने बताया। क्वेश्चन सिर्फ लगाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उससे जो है रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी सीखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि आंकड़ों 59, 62 इसके माध्यिका 69 हो, देखिए इसमें तो x का मान बताइए। देखिए यहाँ पे औसत को कभी कभी माध्य भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन माध्यिका अलग चीज़ है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको ये जो है अगर एक कॉन्सेप्ट सीख लिए तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन मिनिमम है, कभी कभी मैक्सिमम 2 क्वेश्चन भी मिल जाता है। यानी कि 2 क्वेश्चन अगर आप सही कर लिए हैं तो आपका 8 नंबर बन रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, अगर ये हमारे डेटा दिए हुए हैं जिसका हमें क्या करना है, माध्यिका निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों कि ये जिसमें पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या को हम कैपिटल N माने, अगर पदों की संख्या विषम है, विषम के मतलब है कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, उसमें माध्यिका बराबर होता है दोस्तों n+1/2वां पद, ठीक है। माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिए हुए डेटा को हम लोग चाहे आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे। दूसरा केस है कि अगर कुल पदों की संख्या जो है n अगर सम संख्या यानी कि पदों की संख्या अगर हम बात करें कि 10 है, 12 है, 14 है, तो वहाँ पे जो माध्यिका बराबर हो जाता है दोस्तों कि n/2वां
पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का ये जो है फार्मूला आपको लगेगा बाई 2, ठीक ना। तब जाके ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका माध्यिका। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया है 59, 62, 65, x प्लस 2, 72, 85, 94 का जो माध्यिका दिया हुआ है दोस्तों, वो क्या दिया है 69 दिया है। तो x का मान हमें बताना है। अच्छी बात क्या है कि इसमें जो है हमारा जो डेटा है वो बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे x और x प्लस 2 है तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि क्या होगा। तो ये जो ऑब्वियस चीज़ है कि ये जो है डेटा हमारा बढ़ते हुए क्रम में है। ये चीज़ क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, आरोही या अवरोही क्रम में होना चाहिए। यहाँ पे आंकड़ा जो है दोस्तों क्या है हमारा आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। चलिए ऐसा होना चाहिए, चाहे घटते हुए क्रम में भी होना चाहिए। पदों की संख्या कितना है अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये पूरा एक साथ एक पद काउंट होगा 5 6 7 8, यानी कि पदों की संख्या दोस्तों क्या है हमारा 8 है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, चूंकि यहाँ पे हमारा पदों की संख्या 8 है और 8 हमारा क्या है सम संख्या है, ये चीज़ हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा जो फार्मूला लगेगा माध्यिका बराबर जो दूसरा वाला फार्मूला हम बताए हैं, माध्यिका बराबर हो जाएगा दोस्तों n/2वां पद। यहाँ पे n का मतलब क्या है 8/2वां पद प्लस ये हो जाएगा 8/2 प्लस 1वां पद, क्लियर है। और अपान में यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो माध्यिका है 69 है, तो फार्मूला में जो है यहाँ पे 69 हो जाएगा और 8/2 को हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4वां पद, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक ना, 5वां पद बाई 2, ठीक है। अब डेटा से जो है आप क्या चौथा पद क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पद क्या हमारा x है। पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे बाई 2। अगर इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 69 यहाँ पे 2 है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे इधर लाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, 69 का दोगुना हो जाएगा, यहाँ पे 70 होता तो 140 हो जाता, लेकिन 2 घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 168 को फिर 2 इधर घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचा 2x, ये हो जाएगा 166/2, यहाँ से हो जाएगा x का मान। फाइनली जो आया 2 8 16 2 3 6, x का मान यानी कि 83 है, ठीक है। कभी कभी इसी क्वेश्चन में पूछ देता है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पद और पांचवा पद बताइए, ठीक ना, क्या आंसर होगा। तो चौथा पद हमारा हो जाएगा ये 83 और ये क्या हो जाएगा 85। हालांकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x का मान पूछ रहा है, तो क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है कि माध्यिका निकालिए, माध्यिका दिया हुआ है। और ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पदों की संख्या सम है कि विषम है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन लगाना यहाँ पे आपका सिर्फ उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको ऑप्शन चेक मेथड से करेंगे, OCM यानी कि ऑप्शन चेक मेथड से। बहुत क्वेश्चन जो है आपको ना ऑप्शन को चेक करके ही काम कर लेना। कह रहा 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की तिगुनी थी तथा 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी होगी, तो राम एवं श्याम की वर्तमान आयु भैया इसमें आंसर दिया हुआ है और इसी में से चेक कर लेना है, ठीक ना। अगर हम मान के चलते हैं कि अगर राम की आयु दोस्तों 50 है और श्याम की क्या है, अभी मान के चलते हैं कि मान के चलने कि हमारा पहला आंसर सही है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कह रहा 5 वर्ष पूर्व, यानी कि अगर राम की आयु जो है दोस्तों 50 है और श्याम की वर्तमान आयु की बात हम कर रहे हैं, आंसर 20 है, ठीक ना। तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है कि इसमें से 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है घट जाएगा और इसमें से भी क्या हो जाएगा 20 में से इधर हो जाएगा घट जाएगा। तो अब जो है 5 वर्ष पूर्व जो है राम की आयु 45 और श्याम की आयु 15। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की क्या है तिगुनी है, देखिए। तो यहाँ 15 यहाँ 45, ठीक ना। यहाँ पे देखिए राम की आयु जो है श्याम की आयु से 3 गुना है। चलिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक ना। तथा 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु क्या है दोगुनी। 10 वर्ष बाद की बात करें तो यहाँ पे 50 है, तो राम की आयु 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी दोस्तों 50 प्लस 10 इसमें 60 हो जाएगा। और श्याम की भी आयु क्या हो जाएगी 20 प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगा ये 30।
ठीक है। अब बताइए, अब राम की आयु 60 है और श्याम की आयु क्या है 30 है, तो 30 गुना के 60 यानी कि राम की आयु जो है श्याम की आयु का दुगना हो जा रहा है। आपका इत्तेफाक से जो है दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक ना, इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट से भी कम समय लगा। फटाफट जैसे कंडीशन दिया वैसे आप चेक कर लीजिए, आपका काम जो है हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे, हालांकि मैंने बहुत एज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है क्लास 10th के बच्चों को सॉल्व कराए थे, बेसिकली पूरा क्लास 10th का ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। साइन 75 माइनस साइन 15 अपान में कॉस 75 प्लस कॉस, इसका ऑप्शन देखिए। इसका अगर ऑप्शन देखेंगे तो 2/√3, इनमें से कोई नहीं, 1/√3 और √3। तो ये जो है क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों ये बताइए कि इसमें जो है इसे हम लिख सकते हैं क्या, जो साइन 75 डिग्री है इसको हम साइन 75 को ये बताइए 90 डिग्री माइनस 15 लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं कि 90 में से 15 घटाएंगे तो ये जो है 75 आएगा, यानी कि साइन 75 लिखा है लेकिन इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे हो गया साइन 15 अपान में, यहाँ पे कॉस जो है इसे भी हमें करना पड़ेगा, यानी कि चाहे आप इसको चेंज कर दीजिए चाहे इसको चेंज कर दीजिए। तो अब आप इसको कर दीजिए साइन जो है, सॉरी यहाँ पे कॉस, ये जो चीज़ इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15। ठीक है, कॉस 90 माइनस, एक को चेंज करेंगे, यहाँ पे कॉस जो है 15 रहने दीजिए। क्लियर है। और सबको पता है दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह हो जाएगा 15 डिग्री और ये जो चीज़ इसी तरह से रहने दीजिए। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस 90 माइनस थीटा जो है इसमें अगर आप देखे होंगे तो ये साइन 15 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस 15 डिग्री। क्लियर है। ऊपर से कॉस कॉमन ले लीजिए दोस्तों, तो ये एक फार्मूला बहुत अच्छा बनेगा। कॉस 15 अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री अपान में कॉस 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा टेन हो जाएगा दोस्तों 15 डिग्री। नीचे से भी कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस 15 डिग्री अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेन 50 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 को पहले लिख दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा टेन 50 डिग्री। क्लियर है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा। इसके बाद देखिए क्या सॉल्यूशन होगा। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त फार्मूला है। अगर 1 की बात करें तो 1 जो है 10 में कितने का मान होता है दोस्तों, टेन 45 डिग्री। यहाँ पे टेन 45, यहाँ पे टेन 50 रख दीजिए, यहाँ पे 1 प्लस इसमें टेन 45, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, टेन 45 डिग्री इंटू यहाँ पे टेन 15 डिग्री। क्लियर है। क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 में टेन 50 डिग्री मल्टीप्लाई होगा तो वहीं से जाएगा। अच्छा ये बताइए फार्मूला हो गया है कि टेन ए माइनस बी का, ए की जगह हो गया है 15, अब बी की जगह क्या हो गया है अब 15 डिग्री। ए की जगह जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो गया ये जो है टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बाई यहाँ पे √3। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो ये फार्मूला यूज हुआ है कि टेन ए माइनस बी जो फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक ना, ये क्लास 10 का ही फार्मूला है। टेन ए माइनस यहाँ पे होता है टेन बी अपान में 1 प्लस टेन ए इंटू यहाँ पे क्या होता है टेन बी। आपको फार्मूला जो है क्लास 10 का क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो ये चीज़ यहाँ पे प्लस हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे टेन ए माइनस बी है तो टेन ए माइनस टेन बी अपान में, ठीक है, ये फार्मूला सही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन बढ़िया था ये। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका मान क्या होगा, तो ई हो जाएगा दोस्तों 1/√। कुछ क्वेश्चन जो है आपको अच्छे मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है तुरंत लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक लंब वृत्ताकार शंकु ए का जो आयतन है लंब वृत्ताकार शंकु बी के आयतन का 3 गुना है। ठीक है। शंकु बी की जो ऊंचाई ए की अपेक्षा 3 गुनी है, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है, ठीक है, ए की अपेक्षा 3 गुनी है, तो ए की त्रिज्या का बी की त्रिज्या से अनुपात बताइए। क्वेश्चन को समझिए। इसमें कह रहा है कि एक दो हमारे लंब वृत्ताकार शंकु हैं, मान लीजिए एक ए है और एक क्या है कैपिटल बी है। तो मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है h1 है और इसकी जो है त्रिज्या r1 है। एक दूसरा जो लंबवृत्तीय शंकु है दोस्तों उसकी ऊंचाई h2 मान लीजिए, उसकी त्रिज्या r2 है। इसमें बोल रहा है कि जो पहला वाला जो हमारा शंकु है उसकी जो ऊंचाई है वो दूसरे वाले शंकु की ऊंचाई का 3 गुना है, क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है। यानी कि आपको h1 = 3h2 दिया है और साथ में बोल रहा है
कि लंब वृत्ताकार शंकु ए का जो आयतन है लंब वृत्ताकार शंकु बी के आयतन का तिगुना है। अगर इसका आयतन हम V1 मान लें और इसका आयतन V2 मान लें तो V1 इक्वल टू क्या दिया है 3V2। तो हमें पूछ रहा है कि ए की त्रिज्या का बी की त्रिज्या के अनुपात बताइए, यानी कि R1 अपान में R2 बताना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। R1 अपान में R2 बताना है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, ठीक ना। तो R1 अपान में R2 निकल जाएगा। ये चीज़ V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल टू 3V2 से हमारा क्वेश्चन की शुरुआत होगी। जो लंबवृत्तीय शंकु ए का जो आयतन है, लंबवृत्तीय शंकु जो बी है उसके आयतन का तिगुना है। तो यहाँ पे V1 का जो शंकु की जो आयतन का फार्मूला होता है 1/3 R1 स्क्वायर इंटू H1, ये चीज़। यहाँ पे दूसरा जो फार्मूला हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा दोस्तों R2 स्क्वायर इंटू H2। ये 1/3 यहाँ से कट जाएगा। हमें देखिए R1 स्क्वायर अपान में इसको R2 स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पे ला दीजिए H2 अपान में H1, ठीक ना। R2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर ला दीजिए, क्योंकि हमें R1 अपान में R2 बताना है। और दोस्तों यहाँ पे H2 जो है और H1 का जो मान है वो दोस्तों क्या है 3H2 है, क्लियर है। यानी कि जो H1 यानी पहला वाला जो शंकु है उसकी जो ऊंचाई है दूसरी वाले शंकु की ऊंचाई की 3 गुनी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो H1 और H1 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/3। और दोस्तों ये जो चीज़ है इसे लिख सकते हैं R1/R2 का यहाँ पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे 1/3, स्क्वायर हटेगा तो क्या चीज़ आ जाएगा यहाँ पे R1/R2 स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं, और यह 1 का हो जाएगा 1 और √3 का ज्यों का त्यों रहेगा। तो आपका जो आ गया आंसर, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे दिए रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी रहेंगे जो तुरंत लग जाएँ इस तरह से, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन जो है आप चाहें तो आपको जो समय अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और टोटल आपको 3 घंटे की बात करें तो यानी कि छतरी के 180 मिनट, ठीक ना। तो लगभग आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट 2 मिनट से थोड़ा सा कम है, यानी कि हम बात करें तो लगभग जो है आपको मिलेगा 1 मिनट 40 या 45 सेकेंड आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन पे, क्लियर है। तो आप इतना कर सकते हैं अच्छे से। देखिए आपका जो भी टाइम लगने वाला वो मैथ में लगने वाला है, क्योंकि कुछ केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिक्स में भी अगर न्यूमेरिकल आ गया तो टाइम लगेगा, अदरवाइज थियरी है तो आप उसे तुरंत कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 10 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। थोड़ा सा एक हम लोग का आपका भी 4-5 दिन से छूटा हुआ है, तो थोड़ा सा हम भी मोमेंटम एक बना लें और आपका भी बन जाए, तो हम लोग अच्छे से जो है पूरा का पूरा जो है पेपर सॉल्व कर लेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें देखिए ट्रिक से करना है। यदि दो संख्याओं का योग जो है 25 है और उनका गुणनफल दोस्तों क्या है 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका योगफल दोस्तों क्या है 25 हो और उनका गुणनफल क्या हो 144 हो। तो ऐसे आप क्या करिए, कुछ मत करिए, जो 144 है ना, 144 का आप क्या करिए गुणनखंड कर दीजिए और उसको ऐसे दो हिस्से में देखिए जिनका योगफल क्या है 25 है। तो अगर हम 144 का गुणनखंड कर देते हैं तो 2 7 14, यहाँ पे 2 दूना के 4, यहाँ पे हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 3 3 के 9, ठीक है। हमें ऐसे दो संख्या लेना है जिनका योगफल क्या हो 25। तो अगर 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, देखिए यहाँ से हम 16 ले लें और यहाँ पे 3 3 के 9 ले लें, तो 16 और 9 को भैया हम जोड़ेंगे तो एक 25 हो जाएगा, और 16 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, ठीक ना। अगर आप यहाँ पे 2 दूना के ये 3 लेते हैं तो 2 दूना के 4, दूना के 8, ठीक है, और 3 3 के 9, दूना के 18, 18 8 26 हो जाता है, क्लियर है। तो ये 16 और 9 यही दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 25 होगा और गुणनफल क्या होगा 144 होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। इसमें बड़ी संख्या क्या है 16, छोटी संख्या क्या है, तो 16 और 9 का हमें अंतर बता रहा है, तो आंसर क्या हो गया 7। ट्रिक से ऑप्शन चेक मेथड यानी कि ओसीएम मेथड से हम लोग क्या कर दिए, इसको लगा दिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 7 हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बहुत बार पूछ सकता है कि पहली और दूसरी संख्या बताइए, तो पहली संख्या 16 है और दूसरी संख्या क्या है 9 है, या कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि बड़ी संख्या बताइए और छोटी संख्या।
या बोल सकता है कि छोटी संख्या बताइए, तो 9 हो जाएगा। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। कह रहा है उस त्रिभुज एबीसी की भुजा AB का समीकरण लिखिए जिसके कोणीय बिंदु की निर्देशांक 0, 1 यानी कि जो शीर्ष बिंदु के निर्देशांक है, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं ABC, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो उसका हमें क्या बताना है, समीकरण लिखना है। देखिए इसमें क्या करना है कि जो है ABC तीनों के निर्देशांक दिए हुए हैं और साथ में हमें क्या लिखना है कि ये जो AB भुजा है, क्योंकि त्रिभुज है तो 3 कोण होंगे, 3 शीर्ष होंगे और 3 क्या होंगे, भुजाएं होंगी। तो हमें क्या करना है इसमें, तो हमें AB का इक्वेशन लिखना है। ये एक तरह से एक लाइन है और इस लाइन का हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रवणता। इसमें आप क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें से आपको मेंशन करना पड़ेगा इसको x1, y1। क्लियर है। इसको आप मेंशन कर दीजिए इसी में x2, y2 और इसी में मेंशन कर दीजिए x3, y3। ठीक ना। ये जो है सबसे पहले किसी भी रेखा का अगर आपको समीकरण लिखना है तो उसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, प्रवणता। अगर आपको पता है प्रवणता जो निकलता है दोस्तों, क्या निकलता है, y2 माइनस y1। अगर आपको याद हो x2 माइनस x1। ठीक है। इस रेखा AB की हमें समीकरण लिखना है। अगर किसी भी लाइन की अगर प्रवणता पता चल गया तो उसका जो समीकरण होता है किसी भी y माइनस y1, यहाँ पे हो जाता है m x माइनस x1। क्लियर है। ये चीज़ जो है हम निकाल देंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस रेखा AB की प्रवणता निकालना। रेखा AB की प्रवणता m हमें निकालना पड़ेगा y2 माइनस y1 करके। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों y2 यानी कि 0, y1 हमारा क्या है यहाँ पे 1। क्लियर है। x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 0, x2 माइनस x1। ठीक ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस 0। तो अगर हम फाइनली देखें तो जो हमें प्रवणता मिली है वो है -1/2। इसलिए क्या होगा, रेखा AB यानी भुजा AB का समीकरण हो जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, फार्मूला हमारा क्या लग जाएगा, y माइनस y1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसलिए रेखा AB का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1। y को रहने दीजिए, y1 हमारे यहाँ पे क्या है 1। इसमें आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। m कितना निकल के आया दोस्तों, जो रेखा AB का प्रवणता है -1/2, ये हो जाएगा x माइनस x1। x1 हमारा क्या है 0। चलिए यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/2x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, इधर पूरा हो जाएगा -6। क्लियर है। सबको इधर ला दीजिए तो ये +x, यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। इसमें से कोई भी आप चेक कर लें, x प्लस 2y माइनस 2 को उधर भी भेज सकते हैं तो ये चीज़ आपको मिला। ठीक ना। x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 2। ये जो है रेखा यानी कि जो भुजा AB का समीकरण निकल के आया है दोस्तों, इसमें भुजा 3 भुजाएं हैं। ठीक ना। तो किसी का भी समीकरण पूछ सकता है, भुजा BC का पूछ सकता है, चाहे भुजा AC का। तो ध्यान दीजिए, अगर भुजा BC का अगर समीकरण पूछता है तो आपको इसकी प्रवणता निकालनी पड़ेगी। ठीक है। इसकी प्रवणता निकल जाएगी y3 माइनस y2। ठीक ना। y3 माइनस y2 अपान में x3 माइनस x2 करना पड़ेगा, x3 माइनस x2। क्लियर है। अगर इसकी प्रवणता निकालनी है, अगर इसका समीकरण लिखना है, भुजा AC का लिखना है, इसकी आपको प्रवणता पता होना चाहिए। इसकी प्रवणता क्या निकलेगी, y3 माइनस y1। ठीक ना। y3 माइनस y1 और क्या है x3 माइनस x1। ये हो जाएगा x3 माइनस x1। ये जो चीज़ है आपको निकल के आएगा। क्लियर है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किसी भी रेखा का समीकरण लिखना है तो आपको ये जो चीज़ पता होना चाहिए, उसका क्या है, प्रवणता पता होना चाहिए। ठीक है। और समीकरण का जो फार्मूला है, जो समीकरण लिखने का फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये चीज़ आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और आखिरी क्वेश्चन है। साथ में हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको हम जो है 10 क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे तो 20 हो जाएगा। इसी तरह से 4 लेक्चर में आपको जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक सेट 4 लेक्चर में। ठीक ना। कुछ किसी एक लेक्चर में जो है हम क्या करेंगे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर धीरे धीरे हम करते हैं 5-5 क्वेश्चन का, अगर हम 10-10 क्वेश्चन को हम करते हैं तो 5 दिन में आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से 5 दिन में आपको पूरा फिजिक्स मिलेगा। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो 5 दिन में यानी कि 5 डे में
आपको एक पूरा सेट सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरे करीब से करीब जो है ना 6 सेट तो हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। तो 6 5 30 दिन में अगर जितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वही चीज़ हमारे क्या है, फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों इसे रहने दीजिए, काफ़ी समुच्चय सिद्धांत का, ठीक ना। इसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समझना मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो फार्मूला लगता है ना कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है नंबर ए प्लस यहाँ पे बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। इससे थोड़ा सा और आपको वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। तो वेन डायग्राम आप क्लास 10 पे पढ़े नहीं है, तो 10th क्लास के बच्चों को भी लेके चलना है। तो इस क्वेश्चन को अभी आप फिलहाल रहने दीजिए, कोई वैसा इशू नहीं है कि एक आध क्वेश्चन अगर छूट जाए, तो ये जो है आपके रेंज से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। कई क्वेश्चन जो है इसके बाद जो है आसान है, पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी फिलहाल इतना रहने दीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है आपको, या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करा दें। फिर जो है नेक्स्ट अगर हम 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो भी सही है। क्लियर है। तो आपका 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको फिजिक्स वाले सर भी सॉल्व कराएंगे और जो है हम तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ में केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसमें सॉल्व करना आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, बात ये है कि उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया तो इसमें ये भी पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपको सीखना पड़ेगा। और साथ में देखिए पूरी जो है आपकी क्लास 10th की जो बुक है ना, 12th वाले बच्चे भी जितने हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि 10th क्लास को कहीं से ढूंढ के निकालें। 10th क्लास की जो बुक है ना उसको निकालें और वहाँ से जो है आप क्या करें, अध्ययन करना शुरू कर दें, क्योंकि 10th क्लास का ही पूछा जाता है। बहुत बहुत क्या 98%, 2% जो है चांस है कि थोड़ा बहुत 11 से पूछा जाए। अदरवाइज जो है कहें कि 100% हो तो उसमें कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है 2018 के पेपर को सॉल्व करेंगे, वो जो बाकी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।